अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आप सबका टीचर अहमद फराज। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं और जो अच्छी फर्टिलाइज़र होती हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये जो सवाल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। अब ये सवाल एक्सरसाइज के अंदर भी शामिल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स होती क्या हैं। फर्टिलाइज़र्स हम ऐसी एसेंशियल सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसको हम ज़मीन में ऐड अप करते हैं। अब ज़मीन में इनको ऐड क्यों किया जाता है? ज़मीन के अंदर इनको ऐड इसलिए किया जाता है कि ज़मीन के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। जब आप एक फ़सल को उगाते हैं तो ज़मीन के अंदर एसेंशियल एलिमेंट की कमी हो जाती है, तो उस कमी को बढ़ाने के लिए, उन एलिमेंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती हैं फर्टिलाइज़र्स जो कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके लेवल को बढ़ाती हैं और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन की फर्टिलिटी जो कि उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ये बढ़ाती है, इन्हांस करती है। तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, इसको बढ़ाती कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ऐड अप कर देती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली, वो तमाम की तमाम केमिकल एलिमेंट्स जो कि पुरानी जो पहले आपने फसल लगाई थी, उन एलिमेंट्स को वो अब्ज़ॉर्ब कर चुकी होती है, जिसकी वजह से ज़मीन में कमी हो जाती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। तो इसने वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं ज़मीन को, ताकि नई फसल जो लगाई जा रही है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो ये होती हैं बेसिकली फर्टिलाइज़र्स। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में, कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है बायो फर्टिलाइज़र। बायो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बायो हम लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होंगी? ये ऐसी सब्सटेंसेस होंगी जिसके अंदर माइक्रोब्स मौजूद होंगे, जिसके अंदर एसेंशियल माइक्रोब्स जो कि ये एज़ अ बायो फर्टिलाइज़र इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये माइक्रोब्स क्या-क्या हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकती है, ये एल्गी भी हो सकती है। हम इसकी तरफ आते हैं। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है। दीज़ आर बेसिकली द सब्सटेंसेस दैट कंटेन माइक्रोब्स। ये ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिसके अंदर माइक्रोब्स मौजूद होते हैं और इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अंदर जब हम बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके अंदर और जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। अब वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो माइक्रोब्स इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल के तौर पे आप लोग इसमें याद रख सकते हैं कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसकी एग्जांपल के अंदर आप याद रख सकते हैं। इसके बाद माइकोराइज़ा जो है वो भी बैक्टीरिया, वो भी फंजाई है बेसिकली। वो क्या करती है? वो भी प्लांट की ग्रोथ के अंदर एज अ बायो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर फिक्स करती है। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कैप्चर करेंगे और उस नाइट्रोजन को असिमिलेट कर देते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये तमाम की तमाम जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की और बायो फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली हम आर्टिफ़िशियली उसके अंदर डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स की, और बायो फर्टिलाइज़र्स के अंदर वो माइक्रोब्स जो हैं हम उसमें ऐड करते हैं, जो नेचर के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो फास्फोरस है, जो बाकी तमाम की तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी सप्लाई को ये एनहांस करते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है, इट इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ एंड स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ज़मीन की हेल्थ है, जो ज़मीन की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी और ज़मीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बड़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पे फ़ायदा क्या होगा? दूसरे नंबर पे फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के अंदर बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती है।
बायोडाइवर्सिटी के बढ़ने से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी से बढ़ने से इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो करेंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसकी नीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद क्या फ़ायदा है, ये ज़मीन को डिग्रेडेशन से बचाती है। इट प्रिवेंट्स सॉइल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर आपने देखा होगा कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर होना शुरू हो जाती है। पानी के साथ जब पानी आता है तो क्या होता है कि इस ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के साथ बह के आगे जाना शुरू हो जाती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके अंदर होंगे तो ज़मीन जो है वो डिग्रेड होना नहीं होगी। उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट के अंदर इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ना ही ये वाटर को पोल्यूट करेंगी, ना ही इसकी वजह से किसी और तरह की पोल्यूशन कॉज़ होती है। इस वजह से बायो फर्टिलाइज़र जो हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आप लोगों ने याद रखनी है। बायो फर्टिलाइज़र्स होती क्या हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं और जो अच्छी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं, हम उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। ये साइड बॉक्स था, ये जो हमने अभी कवर किया है, वहाँ से आप इसका निशान लगा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद अच्छी जो खाद है इसकी क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है, एवरी कंपाउंड इन डिज़ायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी अ फर्टिलाइज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हमारा डिज़ायर एलिमेंट है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के अंदर भी मौजूद होती है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर भी मौजूद होती है। वो भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अब ये दोनों कंपाउंड को हम अपने डिज़ायर्ड एलिमेंट के तौर पे, खाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये पौधे के लिए ख़तरनाक होती है, लेकिन जो यूरिया है ये पौधे के लिए ज़रूरी है। तो हर वो एलिमेंट, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है, हम उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। उसके बाद सबसे पहले जो अच्छी खाद होगी उसकी क्या खसूसियात होंगी। सबसे पहले नंबर पे, इट शुड बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन वाटर सोलुबल फॉर्म एंड अवेलेबल, रेडली अवेलेबल फॉर प्लांट। कि जो भी हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड, वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को पानी के अंदर हल होना चाहिए। वो वाटर सोलुबल होना चाहिए कि आप उसको जैसे ही पानी के अंदर डालो वो पानी के अंदर हल हो जाए, और जैसे ही वो पानी के लिए हल हो जाए प्लांट उसको उसी वक्त जो है अब्ज़ॉर्ब कर सके, उसको अब्ज़ॉर्ब करके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो एक अच्छी खाद की सबसे पहली खसूसियात के अंदर ये आएगा कि ये पानी के अंदर हल होनी चाहिए, और पानी के अंदर जैसे ही ये हल हो उसी वक्त प्लांट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पे क्या पॉइंट होगा, स्टेबल इन सॉइल एंड इन स्टोरेज। कि जो आपने खाद बनाई है, जो भी फर्टिलाइज़र आपकी होगी, वो फर्टिलाइज़र एक तो ज़मीन के अंदर भी स्टेबल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप उसको स्टोरेज के अंदर लेके जाएं, स्टोरेज के तौर पे, वहाँ पे उसके अंदर कोई भी ख़राबी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, बाज़ औक़ात ऐसी फर्टिलाइज़र होती हैं, आप उसको अगर थोड़े अरसे के लिए अपने स्टोरेज रूम में रखेंगे तो क्या होगा कि वो खाद एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जैसे ही वो मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब करेगी तो वो जो खाद होती है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड, जो ढेले होते हैं सॉलिड स्टोन्स के अंदर वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छी खाद की खसूसियात के अंदर शामिल नहीं होता। तो जो अच्छी खाद होती है वो पानी के अंदर स्टेबल होती है और उसको लंबे अरसे के लिए आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी इसकी एक खसूसियात के अंदर शामिल है। तीसरे नंबर पे, चीप टू मैन्युफैक्चर। अब जो खाद आप बना रहे हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खाद बहुत एक्सपेंसिव हो। वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीप होनी चाहिए। जितनी चीप होगी उतनी हमारे लिए प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, किसानों के लिए ख़रीदना वो उतना आसान होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसकी गुड क्वालिटी है
कि ये हमेशा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीप होनी चाहिए। चौथे नंबर पे क्या है, मस्ट बी सॉल्युबल इन वाटर सो दैट इट कैन थॉरोली मिक्स इन वाटर। वही बात जो मैंने पहले की है, जो एक अच्छी खाद होती है उसको पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल होना चाहिए। जब वो सॉल्युबल होगी पानी के अंदर तो फिर क्या होगा कि वो पूरी की पूरे फसल के अंदर, पूरी की पूरी जो ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर थॉरोली मिक्स हो सकेगी। तो पानी के अंदर हल होगी तो पानी जैसे ही पूरे खेत के अंदर जाएगा तो वो जो नाइट्रोजन है या उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे खेत के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है। उसके बाद शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट। खाद का मेन मकसद क्या होता है? खाद का मेन मकसद है प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाना। फर्टाइल जो प्लांट है उसकी जब फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो पैदावार है, यील्ड है, वो भी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर ऐसी खाद हम उसको डाल रहे हैं जिसकी वजह से पौधे की सेहत के ऊपर नुकसान आ रहा है तो ऐसी खाद से हमें गुरेज करना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ती। कि जो खाद हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा सस्ती होनी चाहिए, इतनी महंगी खाद नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि किसान जो हैं फार्मर उसको ईज़िली परचेज़ करके खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सके। उसके बाद क्या है, मस्ट बी स्टेबल दैट इट शुड अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम टू ग्रोइंग प्लांट। वही बात जो मैंने पहले की कि वो जो खाद होनी चाहिए वो इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि उसको लंबे अरसे तक अगर आपने किसी जगह पे स्टोर करना है तो वहाँ पे वो स्टोर भी हो सके और बाद में जब उसको इस्तेमाल किया जाए तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वो फ़ायदेमंद हो। उसके बाद इट शुड नॉट ऑल्टर द पीएच ऑफ सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खाद हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो ज़मीन की पीएच को बिल्कुल भी चेंज ना करे, क्योंकि ज़मीन की जो पीएच है अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ है उसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। तो ऐसी खाद इस्तेमाल की जाए जो पीएच की वैल्यू को चेंज ना करे, ना उसको एसिडिक करे, ना उसको ज़्यादा अल्कलाइन करे, जो इसकी नॉर्मल रेंज है उसी नॉर्मल रेंज के अंदर रखे। तो इस तरीके से आपने ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि आपने जब भी खाद का इस्तेमाल करना है, जैसे ही उसके अंदर बारिश या पानी शामिल हो तो उस खाद को अपनी उस फॉर्म के अंदर चेंज होना चाहिए जिसको पौधा ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर सके, जिसको पौधा ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर हम यूरिया की बात करें, जैसे ही हम यूरिया को पानी के अंदर हल करते हैं, यूरिया इमीडिएटली क्या करती है, इमीडिएटली वो वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाती है और डिज़ोल्व होने के बाद पौधे जो हैं अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है वहाँ पे पूरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप पानी के अंदर हल करो, वो जो आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, वो फर्टिलाइज़र अपनी डिज़ायर्ड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए जिसको प्लांट बाद में ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर सके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि एक अच्छी खाद की होती हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो इसके अंदर डेफिनेशन पूछी जाएगी, डेफिनेशन के बाद क्या क्वालिटीज़ हैं, आप इसके बुलेट्स बना के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, आपके पूरे नंबर इसमें बन जाएंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।